हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अब रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एक रिएक्शन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? रिएक्टेंट। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? प्रोडक्ट, जिसको पी से डिनोट कर सकते, रिएक्टेंट को आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अपने को क्या पता है कि ये हो गया आपके पास ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये हो गया आपके पास ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये आपके पास क्या बना? इंटरमीडिएट। तो कोई भी अगर रिएक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आपके पास क्या बनता है? इंटरमीडिएट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि a प्लस बी से c बना। ठीक है, और फिर c प्लस ए से क्या बन गया? d। लेकिन अगर आप फाइनली देखोगे तो क्या बन रहा है? a प्लस 2a प्लस बी से फाइनली आपको क्या मिलेगा? डी। इसका मतलब क्या आपको कहीं भी सी दिखा क्या फाइनली? नहीं, सी तो आपको फाइनली नहीं दिखा। तो सी ही हमारा क्या होता है? इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन हो गया? सी। तो वही इंटरमीडिएट की बात हम लोग इस पूरे चैप्टर में करेंगे। ऐसे ये जो टॉपिक है बेसिकली जस्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट। बाकी डिटेल हर इंटरमीडिएट का हम लोग पूरे डिटेल्स में एक एक करके हम लोग पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इंटरमीडिएट जो होता है कितने टाइप के हैं आपके पास। पहला कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बोनायन, और तीसरा आपके पास क्या है? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब बात हुआ कि कार्बोकैटायन क्या है। ठीक है, तो ये जो कार्बोकैटायन है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था, अगर आपको ध्यान होगा तो। कार्बोकैटायन क्या हम लोग ने हेट्रोलाइसिस लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो हेट्रोलाइसिस में अगर मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन है और ये कोई एटम एक्स है। ठीक है, और अगर वहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि अगर इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो यहाँ पे क्या हो गया पास कि अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास। तो इसका मतलब कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। तो ये कार्बन क्या कहलाया? कार्बन है। लेकिन अगर कार्बन और एक्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो जाए? एक्स की, तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जैसे ही कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो अगर थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए कि आपके पास मान लो कि ये कार्बन था। ठीक है, तो अभी कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3 और 4। इसका मतलब कि अभी इसकी हाइड्रेशन क्या है? sp3। लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो यहाँ पे अब इसके पास क्या हुआ? 1 2 3, तो 3 सिग्मा हुए, और 3 सिग्मा का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? तो sp2। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 3 सिग्मा अगर है तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? sp2। ठीक है, अब sp2 है तो अपने को पता है कि उसका शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ठीक है, अब ये देखो कि क्या यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, यहाँ पे देखो तो पेयर्ड है, यहाँ पे आपके पास पेयर्ड है, यहाँ भी क्या है? पेयर्ड है। तो अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर जगह पे है तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ डायामैग्नेटिक। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गए? पेयर्ड अप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायामैग्नेटिक। अब क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है अपने को? तो ये आपके पास क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो कि पहले कार्बन के पास अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले कार्बन के पास क्या था? क्या 2 2 4 2 6 और 2 8, क्या ऑक्टेट इससे कंप्लीट थे? लेकिन अभी कार्बन के पास देखोगे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब इसके पास कितने? 2 4 6। अब इधर तो है नहीं, इसका मतलब क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया, डायमैग्नेटिक है, पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कार्बे अनायन की। ठीक है, तो कार्बे अनायन की कहानी तो अभी थोड़ा देर जस्ट पहले बताएं कि इसमें क्या हो गया पास कि इलेक्ट्रॉन सारा किसके पास आ जाए? इसके पास आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज आपके पास माइनस।
अब जैसे ही माइनस हो गया तो अब क्या ये जो माइनस है ये एक्ट्स एज ए लोन पेयर। तब कितने सिग्मा, 1 2 3 और एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ठीक है। अब अगर आपको ध्यान होगा अमोनिया का एक कंडीशन आप पढ़े हुए केमिकल बॉन्डिंग कि वहाँ भी क्या होता है 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बट उसकी शेप क्या होती है पिरामिडल। पिरामिडल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या कर रहा है उसको रिपेल करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा आपके पास कि ये जो माइनस चार्ज ये एक्ट एज ए लोन पेयर, तो क्या करेगा कि ये जो कार्बन है इसको जो शेप है वो पिरामिडल के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अब क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं, तो इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है अनस्टेबल। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गया। ठीक है। अब कार्बन अनायन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखे तो क्या लिखा हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट ये हमेशा नहीं होता है। ये आपके पास क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ जनरली, ऐसा ये जनरली होता है। अब जनरली का मतलब क्या हुआ कि मतलब जब आप रेजोनेंस जब पढ़ेंगे हम लोग आगे के टॉपिक्स में, तो वहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करोगे, मान लो कि यहाँ पे डबल है और ये सिंगल है, तो क्या यहाँ पे CH2 माइनस है। ठीक है। तो क्या डबल लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, तो क्या ये रेजोनेंस में है, और अगर ये रेजोनेंस में है तो कभी भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होकर क्या होगी sp2। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज होने के बावजूद इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। उसी तरीके से इसका आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि आपके पास एक साइक्लिक रिंग है। ठीक है। तो वहाँ पे मान लो कि ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये लोन पेयर सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो क्या ये पूरा रेजोनेंस है। इसका मतलब कि लोन पेयर जो यहाँ पे या नेगेटिव चार्ज जो कि इसमें इन्वॉल्व हो चुका है रेजोनेंस में, तो अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो चुका है तो क्या बोल सकते हैं कि आपके पास क्या हो चुका है, दिस इज नॉट अ sp3, दिस इज एक्चुअली sp2। ठीक है। तो कभी भी अगर रेजोनेंस के साथ नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा तो वहाँ पे आपके पास 100% क्या आना है, तो sp2 ही आना है। ठीक है। क्यों आना है, ड्यू टू द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो है हम लोग पूरे डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपके पास नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसमें नेक्स्ट फ्री रेडिकल। ठीक है, कि फ्री रेडिकल आपके पास होता क्या है। तो फ्री रेडिकल की कहानी जो है हम लोग थोड़ा सा होमोलाइसिस में पढ़ चुके थे। ठीक है, ये बनता कैसे है, तो होमोलाइटिक फिजन या होमोलाइसिस से बनता है। ठीक है। और क्या यहाँ पे देखोगे तो 2 2 4 2 6 ये पेयर्ड है, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेचारा अनपेयर्ड। तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अनपेयर्ड होने की वजह से ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा अगर है तो क्या होगा ये sp2, और sp2 है तो क्या होगा ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप का। ठीक है। अब बोलोगे कि CCl3 एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर आप CCl3 की बात करोगे तो इसमें भी आपके पास क्या है, एक आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये भी फ्री रेडिकल है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आपके पास है sp3, और इसका शेप कैसा होता है पिरामिडल। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक जो है आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे। ऐसे फिर से आपको अगर ध्यान नहीं है तो मैं एक बार बता दूँ आपको कि कभी भी अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो सेंट्रल एटम से ज़्यादा है, जैसे आप देखो कार्बन और क्लोरीन, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, दिस इज योर सेंट्रल एटम, और ये आपके पास क्या हो गया सराउंडिंग एटम। ठीक है। तो क्या अगर बोल सकते हैं कि कभी भी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या ऑड इलेक्ट्रॉन है, आपके पास क्या हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन।
तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट हो गया 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और ये काउंट अगर हो गया तो क्या हो गया 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर जैसा नहीं होगा, और अगर लोन पेयर जैसा होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि CCl3 आके वेरिएबल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसमें टॉपिक जिसको बोलते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या है कि आपके पास इसमें दो कहानियाँ पढ़नी है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है इसमें दो बातें हैं। पहली बात है क्या कि एक इफेक्ट इसमें क्या होता है परमानेंट। परमानेंट मतलब क्या है कि वो हमेशा लगते ही रहेगा। ठीक है, अब एक क्या होता है आपके पास टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी मतलब क्या है कि वो कभी लग भी सकता है कभी नहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा क्या होता है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसमें क्या आपके पास होता है केवल इकलौता पढ़ना इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और एक इसमें होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो बिल्कुल एक डिटेल में हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली किसका पार्ट है, परमानेंट का, और परमानेंट किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात की जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या ये बेसिकली इंडक्शन हो रहा है। अब इंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है तो ध्यान से समझ सकते हो। जैसे देखो क्लोरीन और कार्बन, तो अगर आपसे पूछा है कि बताओ कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, आप बोलोगे। तो क्लोरीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर अपनी तरफ खींच तो डेल्टा माइनस, और इस पर क्या आ गया डेल्टा प्लस। लेकिन जैसे ही डेल्टा प्लस इस पर आया तो इसके बगल वाले कार्बन और ये वाले कार्बन पे, इस पर क्या डेल्टा प्लस, उस पर तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन क्या डेल्टा प्लस आपके पास अनस्टेबल है, तो क्या करेगा बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खुद खींचेगा। तो इस पर क्या होगा थोड़ा सा चार्ज आया, फिर बगल वाले कार्बन से ये और इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या हुआ डेल्टा डेल्टा प्लस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि आप पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है क्या। अगर आप देखोगे कि ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ क्या हो रहा है वो मूव करते जा रहा है, और अगर मूव करते जा रहा है तो क्या होगा इट इज़ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच पार्शियल चार्जेज आर डेवलप। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है पार्शियल चार्ज आपके पास डेवलप होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक दूसरे रिस्पेक्ट में आपको समझाया जाए तो बहुत आसान होगा, ध्यान समझना। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन 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 और ये मान लो क्लोरीन है। ठीक है, तो ये तो पता है डेल्टा प्लस। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, अगर आपके पास एक मेटल प्लस है, मेटल है और मेटल पे माइनस है, बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर किसका होगा। तो ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है तो मेटल पॉजिटिव। क्यों होता है, ड्यू टू जेड इफेक्टिव। तो इसका मतलब कि M प्लस और M में, तो अगर यहाँ पे देखो कार्बन पे प्लस है कार्बन पे नो चार्ज, तो दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ ये। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इस पर थोड़ा सा चार्ज और बढ़ा। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करो किस पे है तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचा। लेकिन अब सोच के देखो कि जैसे जैसे आप कार्बन आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी घटते जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या होगा लगातार घटते जाएगा। तो उसी की वजह से ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे, उसके बाद कहाँ शो करेगा, यहाँ पे, उसके बाद कहाँ, यहाँ पे, और कुछ देर के बाद ही क्या होता है इसकी वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड बाई पूछा कि बताओ सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ हुआ
तो डेल्टा प्लस की ज़्यादा, फिर डेल्टा डेल्टा प्लस की ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब उससे कम किसकी हो गई, डेल्टा डेल्टा प्लस की। ठीक है। ऑल्सो क्या बोल सकते हैं कि क्या ये पूरा कंपाउंड ओवरऑल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। ठीक है। तो अगर पूरा न्यूट्रल, इसका मतलब क्या होगा, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही सारा सम क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो आपके पास होता है कितने टाइप का हो गया, तो 2 टाइप का। ठीक है। एक को क्या बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं माइनस आई। अब सोच के ही देखो कि प्लस आई का मतलब क्या होगा, जो दे, माइनस आई का मतलब क्या, जो खींचे। जैसे मान लो कार्बन यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे एक्स लगा दिए, और अगर आपके पास क्या हो जाए, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन किससे हो, कार्बन से, तो बताओ इस पे क्या आ गया, डेल्टा, माने इस पे क्या आ गया, डेल्टा प्लस। तो क्या बोल सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्स की तरफ। तो ये सिस्टम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये आपके पास क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी थ्रू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, ये टेंडेंसी शो करता है। ठीक है। अब माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं। माइनस आई में क्या होगा कि अभी इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा था, अगर कंडीशन चेंज कर दें कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। तो अगर इधर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट हुआ तो आपके पास कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। और एक नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास क्या होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता है, इसकी वैल्यू घटती है। ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि इंडक्टिव का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और चौथा पे जाते जाते इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो सबसे ज़्यादा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और 4 पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने कहाँ क्या क्या देखा, तो सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या देखा, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल। उसके बाद कार्बोकैटायन में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। कार्बो एनायन में क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। और जनरली ये sp3 होता है, हमेशा sp3 नहीं होता है। ठीक है। कब नहीं होता है, तो जब ये रेजोनेंस में होगा तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2। उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा, फ्री रेडिकल। ठीक है। तो फ्री रेडिकल में क्या देखा, होमोलाइटिक होता है, न्यूट्रल स्पीशीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा CCl3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या देखा कि एक परमानेंट इफेक्ट है और एक क्या आपके पास है, टेम्पोररी। परमानेंट में क्या, इंडक्टिव, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या एच इफेक्ट। और टेम्प्रोरी में क्या हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक। टेम्प्रोरी का मतलब क्या है कि ये कभी हो भी होता भी है और कभी नहीं भी होता, लेकिन परमानेंट क्या आपके पास हमेशा होना ही होना है। ठीक है। फिर इंडक्टिव देखा, और इंडक्टिव का जो बेसिक फंडा क्या आपके पास, ये क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आई इफेक्ट की वैल्यू होती है। ठीक है। और ये पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखना है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है ये भी ध्यान में रखना है। और आई इफेक्ट क्या होता है, आपके पास 2 टाइप का होता है, एक हो गया प्लस आई, एक दूसरा आपके पास क्या हो गया, माइनस आई। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे तक आप ध्यान से एक बार पढ़ के समझिए, कोई डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा। थैंक यू।